पेज 162 पे आ जाओ। हाँ, चैप्टर नंबर 5, बस अब बातें नहीं है। चैप्टर नंबर 5 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, क्रिएशन ऑफ चार्जेस हमने स्टार्ट किया था, आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको चार्जेस का बेसिक मीनिंग बताया, टाइप ऑफ चार्जेस में फिक्स फ्लोटिंग के बारे में बात हुई थी, और एक क्रिस्टलाइजेशन का पॉइंट डिस्कस हुआ था कि फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स में कन्वर्ट करवाना, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें ना फ्लोटिंग चार्ज को लेके कुछ पॉइंट्स है, पोस्टपोनमेंट, रिस्ट्रेंट, वो सब पॉइंट्स को स्किप करके थोड़ा आगे चलते हैं, वो टेक्निकल है। रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसीजर पे आ जाते हैं, पेज 162 पे है, वो पॉइंट्स मैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर कवर कर लूंगा। पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर आप देख लो। सेक्शन नंबर 77 का आपको रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा। चार्ज को क्रिएट करना इज द इनिशियल स्टेप, कि आपने अपनी असेट पे चार्ज क्रिएट कर लिया इन फेवर ऑफ द डेट होल्डर्स, लेकिन वो चार्ज आपको आरओसी में जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तब जाके वो वैलिड माना जाएगा। तो सिर्फ चार्ज क्रिएट कर लेना इज नॉट इनफ, आरओसी में जाके अपडेट करना पड़ेगा एज अ कंपनी कि हमने अपनी असेट के ऊपर इन लोगों के फेवर में ये चार्ज क्रिएट किया इतनी वैल्यू का, और ये इसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं। उनका एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, जिसमें आरओसी ये सारी डिटेल्स अपडेट कर देती है, और उसके बाद वो चार्ज रजिस्टर हो गया, ऑफिशियली उसकी एक वैलिडिटी क्रिएट हो गई, वो वहां से पता चलता है। तो उसका ये प्रोसीजर और टाइम लिमिट यहाँ पे दिए। स्टार्ट करते हैं। 77 सबसेक्शन 1 में उन्होंने बोला कि चार्ज जैसे ही आप क्रिएट करोगे, उसका इंस्ट्रूमेंट आप रेडी कर लो, उसको एग्जीक्यूट कर लो, 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और यूजुअली आरओसी अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम देती है या फॉर्म भरने के लिए टाइम देती है, तो ये 15 डेज 30 डेज वैसे टाइम होता है, उससे ज्यादा वो लोग अलाउ करते भी नहीं। तो यहाँ पे भी 30 डेज बोला है। ये नॉर्मल क्राइटेरिया, नॉर्मल सिचुएशन। अब इसमें जो एक्सेप्शंस आएंगे ना, वो पॉइंट इंटरेस्टिंग भी है और कंडीशंस याद रखने वाली है। दैट इज कॉल्ड कंडोनेशन ऑफ डिले बाय रजिस्ट्रार। कंडोनेशन का मतलब है फॉरगिवनेस, ठीक है, अलाउ कर देना आपको कि आपने डिले किया भी तो इट इज ओके, टाइम एक्सटेंशन दे देना, वो टर्म है। अब इसमें कितना टाइम एक्सटेंशन मिलेगा वो देखना है। जो ये नीचे आपको टॉपिक दिख रहा है ना, वो एक इंपॉर्टेंट और टेक्निकल टॉपिक है, उसको स्टार मार्क कर लेना, आराम से समझ लेते हैं क्या बोला हुआ है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप एप्लीकेशन करोगे, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए एडिशनल टाइम दिया जा सकता है। लैंग्वेज के साथ चल रहा हूं मैं। 2 प्रोविजो है। पहला जो प्रोवाइडेड दैट है, दैट इज फर्स्ट प्रोविजो, उसमें ए और बी पॉइंट्स है। फिर आएगा प्रोवाइडेड फर्दर दैट, वो है सेकंड प्रोविजो, उसमें भी ए और बी पॉइंट्स है, ये आपस में अपने लिंक करेंगे आगे। तो पहला जो प्रोविजो है वो देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट द रजिस्ट्रार में ऑन एप्लीकेशन बाय द कंपनी अलाउ सच रजिस्ट्रेशन टू बी मेड in case of charges created before the commencement of company's amendment act 2019 within a period of 300 days of such creation। अब ये जो बीच में एक आ गया ना, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो आया था, उसकी रेफरेंस डेट है 31 जुलाई 2019। आप वहां पे वो डेट लिख लो, मैं समझा देता हूँ एग्जैक्टली वो क्या है। हमने बेसिक बात की हुई है कि कंपनीज एक्ट 2013 हमारा मेन एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, एक एडिशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बनता रहता है। 2019 में भी अमेंडमेंट एक्ट आया, 15 में आया, 17 में आया, ये सब चीजें हमने देखी। तो अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो आया था, इफेक्टिवली वो 31 जुलाई से अप्लाई हुआ था उस साल में, ये पॉइंट है। तो वो अपनी रेफरेंस डेट है यहाँ पे, जिसके पहले और बाद में जो यहाँ पे बात हो रही है ना, उससे कनेक्टेड है। अब मैं वो पॉइंट वापस पढ़ रहा हूँ। इन केस ऑफ चार्जेस क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट, मतलब 31 जुलाई 2019 से पहले, विद इन अ पीरियड ऑफ 300 डेज ऑफ सच क्रिएशन। इन शॉर्ट ऐसा है कि आपके असेट पे जो चार्ज क्रिएट हुआ, उसके क्रिएशन की डेट क्या है, 31 जुलाई 2019 से पहले की, और वो चार्ज आप 30 डेज में आरओसी में जाके रजिस्टर नहीं करवा पाए, टाइम लैप्स हो गया। तो इस सिचुएशन में अगर आप आरओसी से टाइम एक्सटेंशन मांगोगे, तो वो आपको कितना टाइम एक्सटेंशन दे सकते हैं? 30 डेज नॉर्मल टाइम लिमिट थी, उसको एक्सटेंड करके 300 डेज तक अलाउ किया जा सकता है। समझ आए? 300 डेज कहाँ से? फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज, मतलब 30 प्लस 300 नहीं, टोटल 300 हो गया, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट वो है चार्ज का क्रिएशन। तो वैसे आपको चार्ज क्रिएट करते ही 30 दिन में रजिस्ट्रेशन करवा देना था, नहीं करवा पाए, आरओसी को रिक्वेस्ट किया, आरओसी को आपने बोला कि ये हमारा 31 जुलाई 2019 से पहले का चार्ज क्रिएटेड है और इसमें हमें रजिस्ट्रेशन करवाना बाकी है, आप टाइम एक्सटेंशन अलाउ कर दो। तो बोला कोई बात नहीं, टोटल 300 डेज तक का टाइम ले सकते हो, उसमें रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो भी चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपको एक्सटेंशन दे दिया। समझ आए? तो ये फर्स्ट प्रोविजो का फर्स्ट क्लॉज था जो हमने डिस्कस किया। आगे देखो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे चार्ज 31 जुलाई से पहले क्रिएट हुआ था, तो ऑन और आफ्टर भी तो हो सकता है। तो उसमें क्या करना है वो बोला है। तो बोला इन केस द चार्जेस वर क्रिएटेड ऑन और आफ्टर 31 जुलाई 2019 विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ सच क्रिएशन ऑन पेमेंट ऑफ सच एडिशनल फीस। अब यहाँ पे जो 300 डेज का एक्सटेंशन था ना, वो रिड्यूस करके कितना कर दिया? 60 डेज। ठीक है, सिर्फ 60 डेज पे लेके आ गए, क्योंकि ये चीज अमेंडमेंट एक्ट के बाद हुई है, ऑन और आफ्टर दैट डेट, उस सेंस में अमेंडमेंट हो गया इसमें। और बोला यहाँ आपको एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको एग्जाम फॉर्म के लिए बोला था।
कि भाई एक डेट तक आपको एग्जाम फॉर्म पे करना है, फीस भरनी है उसकी, तो नॉर्मल चार्जेस मॉड्यूल का 1200। अब 25 सितंबर के बाद आप भरोगे तो एडिशनल चार्जेस 300 या 500 जो चार्ज करेंगे आपको देना पड़ेगा। तो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा लेकिन एडिशनल फीस के साथ, तो एज अ पेनल्टी आप उसको समझ लो, यहाँ पे आपको पे करनी है। फर्स्ट पॉइंट में, ए पॉइंट में कोई पेनल्टी नहीं थी, वो 300 डेज वाले में नो एडिशनल चार्जेस, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फीस। बट यहाँ पे 60 डेज वाले केस में एडिशनल फीस देनी पड़ेगी, नॉर्मल फीस प्लस एडिशनल फीस वो रहेगा। फर्स्ट प्रोविजो क्लियर, ए और बी पॉइंट। सेकंड प्रोविजो देखें, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द रजिस्ट्रेशन इज नॉट मेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड या स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इन क्लॉज ए। अभी देखो इसको लिंक कैसे करना है। फर्स्ट प्रोविजो का ए पॉइंट सेकंड प्रोविजो के ए पॉइंट से कनेक्टेड है, और फर्स्ट प्रोविजो का बी पॉइंट सेकंड प्रोविजो के बी पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ये आप लिंक कर सकते हो, ए वर्सेस ए एंड बी वर्सेस बी। तो अभी जो ऊपर हमने ए पॉइंट देखा 300 डेज वाला, उसके रेफरेंस में बता रहा हूं, इन क्लॉज ए टू द फर्स्ट प्रोविजो द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज शैल बी मेड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, मतलब वही 31 जुलाई, ऑन पेमेंट ऑफ सच एडिशनल फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड डिफरेंट फीस में भी प्रिस्क्राइब फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनीज। ये फर्दर एक्सटेंशन की बात हो रही है। आप ऐसे समझो, फर्स्ट प्रोविजो में आपको बोला था कि 300 दिन का टाइम आपको देंगे, वो 300 दिन हो सकता है 31 जुलाई से पहले खत्म हो जाए, 31 जुलाई के बाद खत्म हो जाए, क्या पता, वो तो फिक्स कर नहीं सकते, वेरिएबल है। बट ये ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे ही 31 जुलाई आएगी वहां से आपको एक और डेडलाइन मिल सकती है, नई डेडलाइन स्टार्ट हो जाएगी। वो डेडलाइन है कितनी, 6 months, फर्दर 6 months। अब ये 6 months कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 31 जुलाई से, स्पेसिफिक बोला। पिछले प्रोविजो में जो 300 डेज है वो कब से स्टार्ट हो रहे थे, फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज विच इज वेरिएबल। आपने चार्ज कब क्रिएट किया होगा 31 जुलाई के पहले, हु नोज, अप्रैल में क्रिएट हुआ था, मई में क्रिएट हुआ था, 2018 में क्रिएट हुआ था, नहीं पता। तो वहां से 300 डेज वेरिएबल है, कभी भी एंड हो सकते हैं। लेकिन ये जो फर्दर आपको टाइम एक्सटेंशन, सेकंड एक्सटेंशन दे रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक डेट से दे रहे हैं विच इज 31 जुलाई 2019, जो अमेंडमेंट एक्ट की इफेक्टिव डेट है। वहां से कितना, 6 months। तो हो सकता है कि आपको 300 डेज से भी कुछ आगे का टाइम मिल जाए बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। ये समझ आ रहा है, मैं टाइमलाइन से आपको ये बता देता हूँ, अगर नहीं क्लियर हुआ तो रिलेट कर लो। अप्रोक्सीमेट ही रहेगा, एग्जैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जैक्ट डेट्स है नहीं अपने पास। यहाँ पे सिचुएशन क्या है वो देख लो। ये पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज क्रिएट हुआ था, तो डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, ठीक है, डेट ऑफ क्रिएशन है, चार्ज एक्चुअल में इस दिन क्रिएट हुआ। आपको आइडियली बोला गया था कि भाई 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेना, ये डेडलाइन थी। आपने वो डेडलाइन ब्रीच कर दी, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। अच्छा, ये जो चार्ज क्रिएट हुआ है, दिस इज डन बिफोर 31 जुलाई 2019, वो ए वाला पॉइंट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो तो फिक्स है यहाँ पे। अब ये 31 जुलाई 19 के कितना पहले ये चार्ज क्रिएट हुआ था वो अपने को नहीं पता, वो तो वेरिएबल है, ठीक है। अब एक डेट तो आएगी 31 जुलाई, कहीं ना कहीं तो आएगी, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द रेफरेंस डेट। अब पॉइंट ये है कि अगर 30 डेज में आपने चार्ज रजिस्टर नहीं कराया है और चार्ज इसके पहले क्रिएट हुआ था, तो फर्स्ट प्रोविजो आपको कितना टाइम एक्सटेंशन दे रहा है, यहाँ से 300 डेज। अब ये समझो कि ये 300 डेज इसके पहले एंड हो जाएंगे या इसके बाद एंड होंगे, मुझे क्या पता, वो तो डिपेंड करता है कि ये डेट अपन क्या लेते हैं। ये बात समझ आ रही है। बट आप आगे बढ़ते बढ़ते इस डेट पे एक बार आ जाओ, सेकंड प्रोविजो के लिए जो बोला हुआ है ना, सेकंड प्रोविजो का जो ए पॉइंट है उसके रेफरेंस में अब मैं बात कर रहा हूँ। इस डेट पे आते ही उन्होंने प्रोविजो में ये बोल दिया कि यहाँ से अगर आपको एक नई डेडलाइन कैलकुलेट करनी है तो आप कर सकते हो, और नई डेडलाइन कितनी बोली, 6 months। तो यहाँ से 6 months, देखो ये डेट तो स्टैटिक है, चेंज होने वाली है नहीं, लेकिन ये डेट वेरिएबल है, हर केस में अलग अलग होगी, इसलिए मैं आपको डेट मेंशन ही नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा आप इमेजिन कर लो उस चीज को कैसे हो रहा है। अब ये जो 300 डेज है, सपोज यहाँ कहीं खत्म हो रहे हैं, यहाँ से टोटल करते करते यहाँ कहीं खत्म हो रहे हैं, बट यहाँ से नई डेडलाइन स्टार्ट हो गई थी ना, तो यहाँ से वो 6 months आगे तक भी तो जा ही सकते हैं। आ रहा है समझ में। ऐसा भी हो सकता है कि 300 डेज इसके भी बाद खत्म हो रहे हैं, दूसरा इंस्टेंस यहाँ तक जा रहे हैं, तो हो सकता है ये 6 months इसी 300 डेज में कंज्यूम हो गए। तो बोथ द ऑप्शंस आर पॉसिबल, पॉसिबिलिटी दोनों ही है, लेकिन हमें यहाँ पे उनका इंटेंशन समझना है कि वो आपको क्या एक्सटेंशन दे रहे हैं और कब से एक्सटेंशन दे रहे हैं। बाकी सब इस डेट पे डिपेंड करेगा। मैं डेट में जितने वेरिएशंस करूंगा, पॉसिबिलिटीज जो है वो डिफर करेगी। ये 300 डेज का जो टाइम है, हो सकता है इसके पहले खत्म हो जाए, हो सकता है इसके बीच में कहीं खत्म हो, या फिर हो सकता है इसके बाद खत्म हो और वो 6 months उसी में कंज्यूम हो जाए, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो नंबर्स के हिसाब से सारी पॉसिबिलिटी ओपन है, हमें तो प्रोविजन समझना है। आइए बात समझ में। तो फर्स्ट एक्सटेंशन आपको 300 डेज का दिया पहले, फिर ये डेट आते ही अगर आप फर्दर एक्सटेंशन मांगते हो तो यहाँ से 6 months वो काउंट कर सकते हैं। अब इसमें 300 डेज खत्म हो गए हैं, थोड़े से बाकी हैं, पूरे बाकी हैं, दैट डिपेंड्स के क्या होगा। बोलो, अब कोई कंफ्यूजन इसमें क्लियर हुआ? ठीक है, देखें दूसरा प्रोविजो में क्या बोला, बी पॉइंट। अब जो बी पॉइंट था फर्स्ट प्रोविजो का, उसमें बोला था कि आपका चार्ज क्रिएट ही हुआ था ऑन 31 जुलाई और आफ्टर दैट,
तो बिफोर वाली कंडीशन नहीं है। तो उसमें उन्होंने आपको कितना टाइम अलाउ किया था फर्स्ट प्रोविजो में 60 डेज का, ठीक है। उसके फर्दर अगर आगे जाना हो तो सेकेंड प्रोविजो में क्लॉज बी क्या बोल रहा है, विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज। तो वो 60 डेज उसके आगे और 60 डेज का आपको टाइम एक्सटेंशन मिल रहा है, पैसे और देने पड़ेंगे। आफ्टर पेमेंट ऑफ सच एड वेलोरम फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब। एड वेलोरम मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। तो आपने जितने रुपए का चार्ज क्रिएट किया होगा ना असेट पे, उसके कुछ परसेंटेज में आपसे यहाँ पे और एडिशनल ड्यूटी वो मांग रहे हैं। अच्छा, ऊपर भी तो मांगी थी एडिशनल फीस, वो अलग हो गई, ये अलग हो गई, तो यहाँ पे आपको महंगा पड़ रहा है। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फीस तो देनी है, ऊपर जो फर्स्ट प्रोविजो में 60 डेज का एक्सटेंशन मांगा उसमें एडिशनल फीस मांगी, हो सकता है कोई फिक्स अमाउंट हो, एड वेलोरम बोला नहीं था, बट फर्दर सेकंड प्रोविजो में और 60 डेज का एक्सटेंशन मांग रहे हो, अब आपसे एड वेलोरम फीस मांग रहे हैं। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन, एडिशनल फीस, एड वेलोरम फीस, तो जितना आप डिले करोगे उतना महंगा भी पड़ेगा आपको, तो एडिशनल चार्जेस लगते जाएंगे। आया प्रोविजो समझ में? तो फर्स्ट प्रोविजो का ए पॉइंट सेकंड प्रोविजो के ए पॉइंट के साथ कनेक्टेड था, फर्स्ट प्रोविजो का बी पॉइंट 60 डेज वाला सेकंड प्रोविजो के बी पॉइंट फर्दर 60 डेज के साथ कनेक्टेड है, तो 1 to 1 वो ऐसे कोरिलेटेड। क्लियर? तो फॉर्मेट समझ आ गया उन्होंने प्रेजेंट कैसे किया। अब देख लो ये चारों पॉइंट्स में, ये क्लॉज में आपको कोई डाउट हो, जितना मैंने बताया उसमें कुछ नहीं क्लियर हुआ। अब ये जो चीज यहाँ पे है ना, आप जब अपने वर्ड्स में या आंसर में प्रोविजो लिख रहे हो, आपको ये इतना समझाने की नीड है ही नहीं कि 300 डेज कब खत्म होंगे कब नहीं। उन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंट किया ना, सिंपल रख के छोड़ दो, बातें अंडरस्टूड है। यहाँ पे आपको यही लिखना है कि भाई 31 जुलाई से पहले चार्ज क्रिएट हुआ था, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की टाइम निकल गई है, तो फर्स्ट प्रोविजो में 300 डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज का आपको टाइम एक्सटेंशन मिलेगा। सेकंड प्रोविजो में जो रेफरेंस पॉइंट है वो ये रहेगा और यहाँ से 6 मंथ्स का टाइम मिलेगा। अब ये 6 मंथ्स और 300 डेज कोइंसाइड होंगे, आगे पीछे खत्म होंगे, वो बात उन्होंने लिखी भी नहीं है, तो आपको भी नहीं लिखनी। उतना समझाने बैठोगे थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, सेंटेंस नहीं फ्रेम होगा, कंफ्यूजन होगा। जब लिखा ही नहीं है प्रोविजन में तो आप उसको नहीं एक्सप्लेन करो। ये तो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वो चीज पेपर में नहीं भी लिखेंगे तो अपना आंसर बन जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? तो उतना कॉम्प्लिकेटेड उसको करना नहीं। कोई क्वेरी यहाँ तक समझ आया प्रोविजो? तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है इस आंसर का, इसलिए अपने यहाँ पे इसको ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रोविजो अभी भी है, वो ऑल्सो दैट जो है ना वो थर्ड और फोर्थ प्रोविजो है। थर्ड में बोला एनी सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ चार्ज shall not prejudice any right acquired in respect of any property before the charge is actually registered। एक होता है क्रिएशन ऑफ चार्ज, एक होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। वैल्यू किसकी है? रजिस्ट्रेशन की। हमने अभी देखा कि चार्ज क्रिएट कर दिया, लेकिन जब तक आरओसी में रजिस्टर नहीं कराया तब तक उसका चार्ज की कोई वैल्यू नहीं है। तो आपके चार्ज रजिस्टर करवाने से पहले अगर किसी ने प्रॉपर्टी परचेज कर ली तो प्रॉपर्टी पे पहला राइट उसका हो जाएगा। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं मेरा चार्ज क्रिएटेड था, बोले कहाँ है चार्ज? आरओसी में तो दिख नहीं रहा। समझ आ गया? तो आरओसी में चार्ज अगर विजिबल नहीं है तो फिर मैं उस चार्ज को एक वैलिड चार्ज की तरह नहीं मानूंगा। इसका रीजन क्या है? अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी किसी और कंपनी कोई असेट परचेज कर लेती है, या आप अगर किसी कंपनी की असेट परचेज करते हो, तो एज अ पार्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस आपको पहले ना आरओसी का रजिस्टर चेक करना चाहिए, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, कि जो असेट आप खरीद रहे हो उस पर कोई चार्ज तो क्रिएटेड नहीं है। ये वैसी बात हो गई जैसे आप किसी की सेकेंड हैंड कार खरीद रहे हो तो आप वेरीफाई कर रहे हो उस पर कोई लोन तो नहीं चल रहा। किसी की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो उस पर बैंक लोन तो नहीं चल रहा, तो वही तो चार्ज ही होता है ना। तो वेरीफाई तो करोगे ना प्रॉपर्टी पे लोन है कि नहीं। अगर आपने वेरीफाई नहीं किया और ओनर को पूरे पैसे दे दिए, फिर बैंक वाले आए इस पे तो लोन चल रहा है, लाओ पैसे लाओ, तो आपका डबल नुकसान नहीं हो जाएगा? ये वही सिचुएशन यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो आप ऑलरेडी वेरीफाई करते हो, आरओसी में अगर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तो आप क्या मानोगे कि भाई प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज क्रिएटेड नहीं है, तो आपने प्रॉपर्टी परचेज करके पूरा पैसे दे दिए। उसके बाद कोई आया चार्ज का डॉक्यूमेंट लेके, बोले नहीं डॉक्यूमेंट तो बन गया था, रजिस्ट्रेशन बाकी था। रजिस्ट्रेशन बाकी था तो भूल जाओ, अब रजिस्ट्रेशन कराओ नहीं कराओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब वेरीफाई किया तो चार्ज क्रिएटेड नहीं था ऑफिशियली, और मैं एज अ न्यू बायर ऑफ दिस प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि एट द टाइम ऑफ परचेज लीगली कोई चार्ज क्रिएटेड दिख नहीं रहा। आ गया समझ में? तो क्रिएट करवाने वाले को ध्यान रखना है कि चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाने में अननेसेसरी ये सब डीले मत करो, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। क्लियर ये चीज? ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू सच चार्जेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। ये जनरल पॉइंट है, कोई ऐसा स्पेसिफिक टेक्निकल कंडीशन नहीं। आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल प्रोसीजर खत्म हो गया, सिंपल पॉइंट्स। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, ये तो मिलेगा ना, आपने चार्ज क्रिएट किया है तो फिर उसको रजिस्टर करवाया है आरओसी में, तो वही सर्टिफिकेट तो इशू करेंगे, तो ये एक कंक्लूसिव एविडेंस होगा। अब इस चैप्टर में चार्ज वाले फॉर्म बहुत सारे हैं, 9 फॉर्म्स है टोटल, चार्ज 1 से लेके चार्ज 9, इन बिटवीन जो भी आएंगे बताता जाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन सा फॉर्म किसके लिए। तो एक तो बोला कि आपको जो नया सर्टिफिकेट इशू करके वो देंगे वो कौन से फॉर्मेट में होगा? चार्ज 2 में। चार्ज 2 इज द फॉर्मेट ऑफ दैट फॉर्म जिसमें आपको सर्टिफिकेट इशू होगा। और अगर आप ये रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद चार्ज में कोई मॉडिफिकेशन कराते हो, चार्ज इज लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस,
अमाउंट्स होंगे, ड्यूरेशन होगी, सब चीजें होंगी। अगर उन कंडीशंस में कोई भी आप मॉडिफिकेशन कराते हो तो इट इज ओके, आप करवा सकते हो। तो आपको नया चार्ज का वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। तो मॉडिफिकेशन के बाद जो नया सर्टिफिकेट मिलेगा वो कौन से फॉर्मेट में होगा? चार्ज 3। तो चार्ज 2 इज फॉर फर्स्ट टाइम फ्रेश सर्टिफिकेट, चार्ज 3 इज इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन। तो ये दो फॉर्म्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट में वही बोला कि सर्टिफिकेट कंक्लूसिव एविडेंस होगा, बात इंप्लाइड है। 7 सबसेक्शन 3 देख लेते हैं। नो चार्ज क्रिएटेड बाय द कंपनी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द लिक्विडेटर और द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 और एनी अदर क्रेडिटर अनलेस इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड। ये बात अपन ने अभी की थी कि जब तक चार्ज रजिस्टर्ड नहीं होगा ना, कोई उसको वैलिड मानेगा ही नहीं। अब सपोज ऐसा है, कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, आप सिक्योर्ड क्रेडिटर थे, आपने चार्ज क्रिएट करवाया था, रजिस्टर करवाना भूल गए। अब लिक्विडेटर नहीं मानेगा कि आपका कोई चार्ज क्रिएटेड है। बोले कहाँ, आरओसी में तो दिख नहीं रहा है। बोले नहीं, देखो डॉक्यूमेंट तो हमने बना के रखा है, इस पर डेट देख लो। वो सब कंसिडर ही नहीं होगा। आपने डॉक्यूमेंट बना लिया था तो रजिस्टर करा लेते, 30 डेज का तो टाइम था ही आपके पास, नहीं करवाया ना, दैट मीन्स ये मिस्टेक आपकी है। अब मैं आपको क्रेडिटर मानता हूँ कंपनी का, आपने पैसा दिया है कंपनी को, वो दिख रहा है, लेकिन मैं आपको सिक्योर्ड नहीं मानता हूँ। आपको पैसे कब मिलेंगे? जब बाकी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा मिलेगा, और अगर वहां तक पहुंचते पहुंचते पैसा खत्म हो गया तो लॉस आपका है। तो एज ए लिक्विडेटर मैं आपका चार्ज वैलिड नहीं मानता। पैसा आपने दिया है, वो क्लेम दिख रहा है, लेकिन चार्ज वैलिड नहीं मानता हूं, तो यू आर नॉट सिक्योर्ड, यू आर अनसिक्योर्ड एज पर द लिक्विडेटर। आया समझ में? तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये रिस्की है रजिस्ट्रेशन ना करवाना। 4th में वही बोला है कि पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीपेमेंट होगा आपका, लेकिन सिक्योर्ड की कैटेगरी में नहीं होगा, अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में होगा। ये क्लैरिफाई कर दिया। कॉन्सिक्वेंस में सेम बात वापस रिपीट है। तो ये आंसर में आप स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स खुद से भी पढ़ोगे तो रिलेट हो जाएगा, क्योंकि सेम बात बोली, रिपीट किया है। और उसमें देखो एक टर्म है वॉइड अगेंस्ट द लिक्विडेटर, वॉइड अगेंस्ट एनी क्रेडिटर। ये भी है बहुत सिंपल टर्म और वही बात हो रही है, सिर्फ मैं आपको फ्रेज रिलेट करा देता हूँ कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जो चार्ज क्रिएट हुआ लेकिन रजिस्टर नहीं हुआ, लिक्विडेटर उस चार्ज को एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो वॉइड अगेंस्ट द लिक्विडेटर। अच्छा, बाकी के क्रेडिटर्स एक्सेप्ट करेंगे? आप लाइन में खड़े हो पैसे लेने के लिए, आप बोले नहीं नहीं मेरा तो चार्ज क्रिएटेड है, मैं आगे जा रहा हूँ, मैं सिक्योर्ड वाला हूँ। बाकी लोग भी तो देख रहे होंगे अनसिक्योर्ड वाले, बोले चार्ज क्रिएटेड है, रजिस्टर्ड का है, आ जाओ यहीं हमारे साथ खड़े रहो, आपको पैसे तभी मिलेंगे जब हमें मिलेंगे, हम आपको पहले पैसे लेने नहीं देंगे। समझ आए? तो बाकी के क्रेडिटर्स भी आपके चार्ज को वैलिड नहीं मानेंगे, उसको वॉइड मानेंगे। तो वॉइड अगेंस्ट द लिक्विडेटर और वॉइड अगेंस्ट द क्रेडिटर का ये मीनिंग, जो बात अपन ने की वही। अब पढ़ लेना, आंसर क्लियर हो जाएगा। रूल में सेक्शन के साथ साथ जो रूल आता है उसमें बात रिपीट होती है ऑब्वियसली, फिर भी एक बार मैं डिस्कस करवा देता हूं क्योंकि फॉर्म नंबर दिख रहा है उसमें। रूल 12 देखते हैं क्या बोल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड इन फॉर्म नंबर चार्ज 8 in accordance with the given section direct rectification of the omission or misstatement of any particulars in any filing previously recorded with ROC with respect to any charge। मतलब कुछ एरर ओमिशन हो गया है और उसको करेक्ट करवाने की बात हो रही है। मॉडिफिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग, एरर ओमिशन को करेक्ट कराना इज अ डिफरेंट थिंग। मॉडिफिकेशन मतलब जो आपने पहले चार्ज रजिस्टर कराया वो तब के हिसाब से ठीक था, बट अब कंडीशंस में चेंज आया तो आप अपडेट करा रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब पहले आपने चार्ज रजिस्टर कराया तो उसमें कुछ एरर या ओमिशन हुआ है जिसको रेक्टिफाई करने की बात हो रही है, तो उसके लिए जो फॉर्म भरना है वो कौन सा है? चार्ज 8। ठीक है, फॉर्म नंबर रहेगा। बाकी और विद रिस्पेक्ट टू एनी मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन और एनी अदर एंट्री मेड इन परसुएंस ऑफ द गिवन सेक्शंस। दूसरे पॉइंट में बोला डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज इफ सच फाइलिंग इज नॉट मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 300 डेज। ये तो वही बात हो गई जो पीछे अपन प्रोविजो में देख रहे थे। तो चार्ज 8 वाला जो फॉर्म है, या तो एरर और ओमिशन को करेक्ट करने के लिए फाइल किया जाएगा, या फिर टाइम एक्सटेंशन मांगने के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो उस टाइम पे ये फॉर्म यूज किया जाएगा। तो इसके दो पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय द चार्ज होल्डर व्हेन कंपनी फेल्स टू रजिस्टर अ चार्ज। ये भी एक प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट सिचुएशन। हमने देखा कि चार्ज रजिस्टर कराने की लायबिलिटी किसकी थी? कंपनी के मैनेजमेंट की। सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 कितना ड्यूरेशन था? 30 डेज। 30 डेज तक चार्ज होल्डर जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ है वो भी तो वेट कर रहा था कि भाई चार्ज मैंने क्रिएट तो कर दिया है, जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन हो जाए तो मैं और सिक्योर हो जाऊं लीगली कि मेरे ऊपर कोई बर्डन बाद में नहीं आएगा। लेकिन कंपनी ने 30 डेज में चार्ज रजिस्टर नहीं कराया। अब आप एज ए चार्ज होल्डर ज्यादा टेंशन में। देखो, जिस कंपनी की असेट पे चार्ज क्रिएट हुआ है उसके लिए तो लायबिलिटी है, उसको कहाँ शौक है रजिस्ट्रेशन कराने जाने का। रजिस्ट्रेशन की ज्यादा जल्दी किसको होगी? जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ, वो सिक्योर्ड क्रेडिटर। समझ आ रहा है? तो आपको ज्यादा टेंशन है कि जल्दी चार्ज रजिस्टर हो जाए। कंपनी डिले कर रही है और कंपनी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो एक पॉइंट तक तो आप वेट करोगे, फिर आपको भी तो लगेगा ना यार बीच में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पहले रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास है। अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है तो एज अ चार्ज होल्डर आप खुद भी जा सकते हो आरओसी में,
रजिस्ट्रेशन करवाने की कंडीशन को लेके। क्लियर? तो ये उसके लिए सेक्शन आ रहा है 78। टाइम लिमिट से देखनी है और फॉर्म नंबर देखना है। 78 क्या बोल रहा है, अगर कंपनी 30 डेज के अंदर अंदर चार्ज रजिस्टर नहीं करवा पाती, जैसा पीछे बोला था, तो जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ था वो भी जाके चार्ज को रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उसके लिए 2 फॉर्म्स के ऑप्शन है, चार्ज 1 और चार्ज 9, डिपेंडिंग के क्या लायबिलिटी क्रिएट हुई है, जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी। अब ऐसी जब एप्लीकेशन जाएगी आरओसी के पास, एक चार्ज होल्डर आया होगा, बोले कंपनी ने चार्ज रजिस्टर नहीं कराया इसलिए मैं रजिस्ट्रेशन कराने आया हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो आरओसी है वो भी तो सोचेगी ना कंपनी क्यों नहीं आई, आना तो कंपनी को चाहिए था, तो कंपनी ने क्यों डिले किया। तो आरओसी क्या करेंगे, चार्ज तो रजिस्टर करेंगे लेकिन पहले कंपनी को नोटिस भेजेंगे कि आपका चार्ज होल्डर आया हमारे पास और बोल रहा है रजिस्ट्रेशन करो क्योंकि कंपनी नहीं कर रही है, आप क्या कर रहे हो। एक तो शो कॉज नोटिस जैसा हो गया कि आपकी तरफ से रीजन बताओ कि ये क्यों डिले हुआ और क्या ये जो चार्ज होल्डर चार्ज लेके आया है वो एक्चुअली में क्रिएट हुआ है या नहीं, वो भी वेरीफाई करो। तो आरओसी कंपनी से पहले क्वेश्चन पूछेगी और उनसे उनका रिप्लाई मांगेगी। ये प्रोसीजर यहाँ पे होगा। टाइम लिमिट है कुछ। द कंपनी में ईदर इटसेल्फ रजिस्टर द चार्ज और शो सफिशिएंट कॉज। अब चार्ज होल्डर के आने पे जब आरओसी कंप्लेंट कर रही है, कंपनी को बुला के पूछ रही है क्या हुआ, तो या तो कंपनी खुद बोल दे कि नहीं हमारी गलती, हम चार्ज रजिस्टर करवा देते हैं, या फिर कोई रीजन दे दे कि हम क्यों चार्ज रजिस्टर नहीं करा रहे। अगर कोई डिफॉल्ट या कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसके रिगार्डिंग वो बोल सकते हैं। ठीक है। ऑन फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी, द रजिस्ट्रार मे अलाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच चार्ज within 14 days after giving notice to the company and shall allow such registration। तो आपको नोटिस देने के बाद 14 डेज तक आरओसी वेट करेगा। फिर आरओसी को लगता है कि नहीं ये कंपनी की मिस्टेक है और चार्ज होल्डर बेचारा सफर कर रहा है, तो चलो रजिस्ट्रेशन करके कंप्लीट कर देते हैं, इसको फ्री करते हैं, बाकी कंपनी के खिलाफ जो भी लीगल एक्शन लेना है नॉन कंप्लायंस का वो देख लेंगे। तो ये हो सकता है। वेयर रजिस्ट्रेशन इज अफेक्टेड ऑन एप्लीकेशन ऑफ द पर्सन in whose favor the charge is created, that person shall be entitled to recover from the company the amount of any fees or additional fees। ये भी implied था आपके माइंड में भी, एज ए चार्ज होल्डर ये क्वेश्चन आया होगा कि ऊपर बोला चार्ज होल्डर रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा तो भी फीस तो देनी पड़ेगी। आइडियली ये फीस तो कंपनी को पे करनी चाहिए थी, लेकिन कंपनी ने एक तो अपना काम भी आपसे कराया और पैसे भी आपको देने पड़े, तो आप वो पैसा कंपनी से मांगोगे, रीइंबर्समेंट के लिए बोलोगे या नहीं बोलोगे? ऑब्वियसली बोलोगे। सेक्शन में लिख दिया कि कंपनी वो पैसा चार्ज होल्डर को पे करने के लिए लायबल है, ताकि टेंशन ही खत्म हो जाए, कोई डिस्प्यूट ही ना। ठीक है। तो ये 78 एक टिपिकल सिचुएशन एग्जाम में आपको केस के फॉर्म में पूछ सकते हैं, तो उसको नोट करके रखना। वैसे लैंग्वेज बड़ी सिंपल है लेकिन आपको ध्यान रखना है। नहीं रुको थोड़ा तो खत्म करा लेने, अरे इजी पॉइंट्स तो कवर कर लो जो रिलेटेड है, थोड़ा तो झेल लो। 79 में ध्यान दो, जितने टेक्निकल पॉइंट्स आएंगे जहां से मैं नहीं लूंगा, सिर्फ इजी पॉइंट्स खत्म करा रहा हूँ, थोड़ा पेज तो कवर हो जाए। सेक्शन 79 में बोला अक्वायरिंग प्रॉपर्टी अंडर चार्ज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। ये बात अभी हो चुकी है, उससे रिलेटेड है इसलिए कंप्लीट कर रहा हूँ। जो पर्टिकुलर कंपनी अपनी असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कंपनी की असेट किसी और को बेच दी जाए, या वो कंपनी ही टेक ओवर हो जाए, या आप उस कंपनी को खरीद लो। अब जब आप कंपनी को खरीद लोगे तो सारी असेट आपकी, सारी लायबिलिटीज आपकी, ये तो होने ही वाला है। तो अभी जो चार्ज क्रिएटेड था उसमें पेपर वर्क करके चेंजेस करवाने पड़ेंगे ना, ये कंपनी का ओनर ही बदल गया या असेट का ओनर बदल गया। तो पहली चीज तो ये कि नए ओनर को अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये असेट पे चार्ज क्रिएटेड है, ताकि उसके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो जाए। दूसरा, जब वो ओनर बन जाएगा, न्यू ओनर बन जाएगा, तो आरओसी के पास जो रजिस्टर्ड चार्ज है उसमें नाम तो पुराने ओनर का लिखा है कि इसके खिलाफ ये चार्ज क्रिएटेड है, तो वहाँ नाम अपडेट करा के नए ओनर का नाम लिखवाना पड़ेगा। तो मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज भी हो गया यहाँ पे, और कहीं ना कहीं असेट भी ट्रांसफर हो गई। तो इसी के रिगार्डिंग सेक्शन 79 है। इससे ज्यादा इसमें कोई टेक्निकल कंडीशन नहीं। अब सेक्शन की लैंग्वेज आपको पता चल जाएगी। उसके साथ साथ रूल दे रखा है। अब ये सब चीजें चेंज करने से पहले आरओसी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, इंस्ट्रूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेगा या नहीं करेगा? करेगा, उसके बाद ही अपडेट होगा। तो वो कनेक्टेड पॉइंट है, रूल साथ साथ में कवर हो रहा है। नेक्स्ट एक सेक्शन नंबर 81 है, दैट इज रजिस्टर ऑफ चार्जेस। वो तो इम्प्लाइड था, हर चीज का रजिस्टर मेंटेन होता है, कंपनी भी मेंटेन करती है, आरओसी भी मेंटेन करती है। तो आरओसी के पास भी एक सेपरेट रजिस्टर होता है, सारी कंपनी के सारे चार्जेस का रेफरेंस उसमें होता है, ये चीज रहेगी। तो 81 में अब लैंग्वेज आप पढ़ोगे तो वो कवर हो जाएगा। बीच में एक सेक्शन 80 बचा है, देखें क्या बोला उसमें। वेयर एनी चार्ज ऑन एनी प्रॉपर्टी और असेट ऑफ अ कंपनी or any of its undertaking registered under section 77, any person acquiring such property, asset, undertaking or part thereof or any share or interest shall be deemed to have notice of the charge। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जब आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो किसी कंपनी से, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आरओसी में जाके वेरीफाई कर लो कि इस पे कोई चार्ज क्रिएटेड है कि नहीं। बाद में मत बोलना फ्रॉड हो गया, हमें पता नहीं था, क्योंकि आपको आरओसी भी यही बोलेगी कि आप ऑनलाइन चेक कर सकते थे, आपने ड्यू डिलीजेंस नहीं किया और अब आप गलती दूसरे पे निकालोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, नुकसान आपका है। ठीक है। तो वेरिफिकेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। सेक्शन 80 में इतना बोला।
बस इसके साथ कंप्लीट, बाकी टॉपिक्स फिर कल देखेंगे।